अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खूब मौज मस्ती कर रहे होंगे। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर नेक्स्ट बन रहा है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू और सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हम लोग डिस्कस करने लगे हैं हाइएटल हर्निया। अच्छा, अब ये होता क्या है? पहले सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे हम, डिफाइन क्या है। उसके बाद हम लोग इसकी एटियोलॉजी करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर पैथोफिजियोलॉजी करेंगे, फिर करेंगे क्लिनिकल फीचर्स, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा। फिर उसके बाद जो हम लोग हमारा क्राइटेरिया है कि हम लोग फिर डायग्नोस्टिक पॉइंट्स की तरफ जाते हैं कि कैसे डायग्नोस करना है इस चीज़ को, फिर ट्रीटमेंट और लास्ट में कॉम्प्लिकेशन। तो ये वीडियो ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर की होने वाली है। ठीक है, उम्मीद है इससे ज़्यादा ना हो, अल्लाह खैर करे। कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी कवर करने की। अब ये होता क्या है? हर्निया इज़ एन प्रोट्रूजन। ठीक है, प्रोट्रूजन किस चीज़ की है? एब्डोमिनल स्ट्रक्चर या ऑर्गन की। जैसे ही कोई एब्डोमेन का स्ट्रक्चर, एब्डोमेन के स्ट्रक्चर की प्लेस कहाँ पे है? एब्डोमेन के अंदर। अगर वो एब्डोमेन से कोई थोरैक्स में चला जा रहा है या पेल्विक रीजन के अंदर जा रहा है, उसे हम लोग कहेंगे हर्निया। अब ये हाइएटल हर्निया क्या होता है? ये एसोसिएट होता है इसोफेजिगस के साथ। ठीक है, डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है। प्रोट्रूजन ऑफ एन एब्डोमिनल ऑर्गन और स्ट्रक्चर, ठीक है, इनटू थोरैक्स। कहाँ से पास होगा? थ्रू ए लेग्स। अब यहाँ पे लेग्स क्या क्या मतलब है? लैक्सिटी, मतलब ये टीचर बहुत लैक्सिट है। ये टीचर लैक्सिट का मतलब है कि ये कुछ कहता ही नहीं है, सॉफ्ट है। जैसे टाइट नहीं है, वो स्ट्रिक्ट नहीं है। टाइट गलत वर्ड यूज़ कर दिया मैंने, स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, लैक्सिटी किस चीज़ के अंदर? डायाफ्रैगमेटिक हाइएटस। हाइएटस इज़ एन ओपनिंग, ये ओपनिंग होती है। अभी हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये देखें, ये आ गया इसोफेगस, यहाँ से एक कार्डियक पार्ट होता है और ये आ जाता है स्टमक। ठीक है, स्टमक की बॉडी है। ये आ गया लोअर लेसर कर्वेचर। ठीक है, स्टमक को बनाने की कोशिश करते हैं, हमारा काम है सिर्फ यहाँ पे। अब हम लोग ड्रा कर लेते हैं इसे। ये रीजन जो है इसे कहते हैं कार्डिया। ठीक है, उसके अलावा ये है इसोफेगस हमारी, ये है फंडस, ये है बॉडी ऑफ स्टमक, ये ग्रेटर कर्वेचर है और ये लेसर कर्वेचर है। ठीक है, यहाँ पे पाइलोरिक कैनाल होती है और पाइलोरस होता है। ठीक है, ये भी ड्रा कर लेते हैं इधर, ज़रूरत तो नहीं है इसकी। ये है पाइलोरिक एंट्रम, ये हो गई हमारी। और यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो है ये है कार्डियक नोच। अच्छा, ये तो हो गया हमारा स्टमक और इसोफेगस का स्ट्रक्चर। हम लोगों ने करना है डिस्कस हाइएटल हर्निया को। अब होता क्या है? ये इसोफेगस आई नॉर्मली। ठीक है, ये स्टमक हो गया। यहाँ पे अटैच होता है डायाफ्राम। दूसरे कलर से ड्रा कर लेते हैं, इधर इससे ड्रा करते हैं। ये हो गया डायाफ्राम। ठीक है, यहाँ पे होता है डायाफ्राम एट द लेवल ऑफ T10, थोरैक्स लेवल के यहाँ पे होता है। अगर यहाँ से यहाँ पे लैक्सिटी आ जाए, यानी इस जगह पे लैक्सिटी आ जाए, कलर गलत क्यों चूज, इस जगह पे लैक्सिटी आ जाए डायाफ्राम में, यहाँ से प्रोट्रूजन हो जाए बाहर की तरफ, ठीक है, या थोरैक्स की तरफ, इसे हम कहेंगे हाइएटल हर्निया। ठीक, समझ आ गई है आप लोगों को? अब हम लोग चलते हैं इसकी कॉजेज़ की तरफ, इटियोलॉजी की तरफ। इटियोलॉजी, अच्छा, पहली इटियोलॉजी तो मैंने डेफिनेशन के अंदर ही डिस्कस कर दी है कि डायाफ्राम के अंदर लैक्सिटी हो, यानी कि डायाफ्राम इज़ नॉट इन अ
कि वो अपनी जो कंसिस्टेंट शेप है ऐसे वो मेंटेन रख सके। अब यहाँ पे उसके स्ट्रिक्टनेस लूज़ हो गई है, ठीक है, लैक्सिटी लूज़ हो गई है, यहाँ से हो गया है वो नरम, ठीक है, या नरम इन बहुत सादा मतलब कि लेम वर्ड यूज़ है नरम, या कह सकते हैं यहाँ से हम इसने अपनी एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट लूज़ कर दी है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। तो पहली वजह तो ये हो गई। उसके बाद दूसरी वजह ये क्यों होता है, लैक्सिटी क्यों होती है, पेशेंट की एज ज़्यादा हो गई है। उसके अलावा और क्या वजह, पेशेंट स्मोकिंग करता है या पेशेंट ओबीस है। अच्छा, ओबेसिटी का क्या और दूसरी वजह क्या हो सकती है इटियोलॉजी की, ओबेसिटी को भी अभी डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। दूसरी चीज़ है इंट्रा एब्डोमिनल जो प्रेशर है ना, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वो इंक्रीज़ रहता है पेशेंट का। क्यों रहता है, पेशेंट को एसाइटीज़ है, पेशेंट प्रेग्नेंट है, ये वजह हो सकती है, ठीक है, इन दो वजह से हो सकता है। अच्छा, ओबीस पेशेंट है, इसका भी प्रेशर एब्डोमेन का इंक्रीज़ होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज़ होगा, तो वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा इस पार्ट के ऊपर, ये डायाफ्राम के इस पार्ट के ऊपर। स्मोकिंग भी एडवांस एज के अंदर तो आपको वैसे ही पता है कि स्ट्रक्चर्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। अब हम लोगों ने इटियोलॉजी देख ली है, एक तो लैक्सिटी होगी और एक इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो गया। ये एब्डोमेन का प्रेशर ज़्यादा हो गया, ये ऊपर को फोर्स लगा रहा है डायाफ्राम की तरफ, एज डायाफ्राम, ये देखें डायाफ्राम थोरैक्स और एब्डोमेन के दरमियान एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करती है, मतलब कि एक सेपरेट मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करती है एब्डोमिनल कंटेंट्स को थोरैक्स में जाने से। तो अब हम जाते हैं इसके टाइप्स की तरफ कि ये होता क्या है। अच्छा, प्रोट्रूजन तो हो गई है यहाँ से, किस चीज़ की प्रोट्रूजन हो गई, या गैस्ट्रिक कंटेंट की या गैस्ट्रिक या स्टमक की, ठीक है। अब होती इसमें टाइप्स क्या होती हैं वो डिस्कस करने लगे हैं हम लोग। इसमें होती हैं टाइप 1, टाइप 2, ठीक है। इससे समझ आएगा कि हमने ये स्ट्रक्चर क्यों ड्रा किया है, कार्डिक नोच क्यों ड्रा किया है, फंडस क्यों ड्रा किया है, बॉडी क्यों ड्रा किया है, कार्डिया पार्ट और इसोफेगस को हमने क्यों ड्रा किया है। अच्छा, समझने के लिए ना सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टाइप 1 मोस्ट कॉमन होती है। ये होती कौन सी है, इन्हें अलग लिखना चाहिए नीचे, चलें यहाँ पे हम कोशिश करते हैं पूरा करें। मोस्ट कॉमन टाइप इज़ टाइप 1, इसे कहते हैं स्लाइडिंग हाइएटल हर्निया। समझ रहे हैं स्लाइडिंग का क्या मतलब है, स्लाइडिंग का मतलब है ये स्लाइड करके जा रही है, जैसे ही आप एक स्लाइड, बच्चा स्लाइड लेने जा रहा है ऊपर से नीचे स्लिप करके आ जाता है ना नीचे, इसी तरह इसमें ये होता है कि जो गैस्ट्रोसोफेजियल जंक्शन होता है ना और गैस्ट्रिक कार्डिया, ये मैं ड्रॉ करके भी बताऊंगा आपको, स्लाइड अप इनटू पोस्टीरियर मीडिएस्टिनम। अच्छा, आपने बाउंड्रीज पढ़ी होंगी, एंटीरियर मीडिएस्टिनम होता है, लेटरल होता है और पोस्टीरियर होता है, सुपीरियर मीडिएस्टिनम भी होता है, ठीक है। ये कहाँ जाता है, पोस्टीरियर मीडिएस्टिनम। सेकंड ईयर एमबीबीएस की एनाटमी आप लोग रिवाइज कर लें, थोरैक्स एब्डोमेन एंड थोरैक्स जहाँ पे पढ़ी थी। अच्छा, अब हम ये अभी देखते हैं कि टाइप 1 कैसे प्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पहले नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, ये नॉर्मल आ गया, ठीक है, ये स्टमक आ गया, ये लेसर कर्वेचर आ गया और यहाँ से ये नॉर्मल हो गया, ये आ गया है हमारा डायाफ्राम। अब टाइप 1 के अंदर क्या होता है, ये आ रहा है, ठीक है, ये गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन आ गया, ठीक है, गलत बन गया ये, इसको इस तरह ले चल, अच्छा, ये आ गया, ये भी ज़्यादा बड़ा बन गया, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, ये आ गया हमारा गैस्ट्रिक कार्डिया और गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन, और ये आ गया स्टमक, ये ग्रेटर कर्वेचर आ गया और ये लेसर कर्वेचर आ गया, ठीक है। अब समझने की बात ये रहा, हमने डायाफ्राम किस चीज़ से बनाया था, डायाफ्राम हमने बनाया था येलो से,
तो ये डायाफ्राम यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये देखें, इनको ड्रा करके देखते हैं हम लोग। इसके अंदर है गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन प्लस कार्डिया। कार्डिया कौन सा पॉइंट था, ये देखें, ये वाला पॉइंट था गैस्ट्रिक कार्डिया। समझ आ रही है आपको, कार्डिक नोड जहाँ पे है, ये कार्डिया पॉइंट था, ये वाला। ये भी ऊपर को चला गया और गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन जो यहाँ पे प्रेजेंट था वो भी ऊपर को चला गया। कहाँ चला गया, पोस्टीरियर मीडियास्टिनम के अंदर। ये हो गया हमारा स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, टाइप 1 जिसे कहते हैं। उसके बाद है टाइप 2। टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 के अंदर क्या है, इसके अंदर क्या होता है, फंडस ये हर्निएट कर जाता है। कहाँ, थोरैक्स में। जाना सारों ने ऊपर ही है, ठीक है, क्योंकि डायाफ्राम पड़ा है, डायाफ्राम के ऊपर पड़ी है थोरैसिक कैविटी, तो गैस्ट्रिक कंटेंट कोई भी है उसने ऊपर को जाना है। इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन रिमेन्स एट इट्स ओन प्लेस। अच्छा, ये लिखे बगैर अगर मैं बता दूं तो आप लोग वैसे ही सुन लोगे और आप लोगों को बाद में भूल जाएगा। आप इस तरह अपने नोट्स बना लेंगे ना तो आपको चीज़ें याद रहना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये कहाँ रहता है, बिलो द डायाफ्राम, जो इसकी जगह है ये वहीं पे रहेगा। इसकी इसकी इमेज बना के देख लें हम कि ये कैसे होता है। अच्छा जी, चलो जी, ये आ गया इसोफेगस, ये आ गया फंडस, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्रेटर कर्वेचर आ गया और ये लेसर कर्वेचर आ गया, ठीक है। नीचे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग बनाएंगे डायाफ्राम। ये डायाफ्राम आ गया, ठीक है, और ये डायाफ्राम आ गया, और ये आ गया गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। इसको मार्क कर लें, फंडस, डायाफ्राम, ये आ गया गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन। 10 और मुफ्त मिनट्स नहीं चाहिए यार। और ये भी डायाफ्राम। अच्छा, ये हो गई हमारा टाइप 2। अच्छा, इसके बाद आती है टाइप 3। टाइप 3 के अंदर क्या होता है, टाइप 3 के अंदर होती है मिक्स्ड टाइप। ये आ गया टाइप 3, कलर चलो नज़र आ ही जाएगा आप लोगों को। टाइप 3 इसके अंदर होता है मिक्स। ये आ गई इसोफेगस, ये आ गया गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन प्लस कार्डिया। उसके अलावा ये आ गया फंडस और ये आ गई हमारा ग्रेटर कर्वेचर और ये आ गया लेसर कर्वेचर। ये है मिक्स्ड टाइप। टाइप 3 के अंदर ये होता है। टाइप 4 होती है कॉम्प्लेक्स, वो इससे और तरह बना लेते हैं। अच्छा, टाइप 3 के अंदर देख लिया ना आपने, कार्डिया प्लस गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, इसमें वो बनाया ही नहीं हमने डायाफ्राम, ये डायाफ्राम आ गया। अच्छा, ये फंडस आ गया। अच्छा, टाइप 4 के अंदर क्या होता है, टाइप 4 होती है कॉम्प्लेक्स टाइप। ये एडिशनल चीज़ें मोस्टली बुक्स में टाइप 1 टाइप 2 ही लिखी है और सब में टाइप 3 लिखी हुई है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर इसोफेगस आ गया, ये आ गया हमारा कार्डिया, ठीक है, और ये आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वो फंडस, ठीक है। उसके बाद कुछ पार्ट यहाँ पे एब्डोमेन का जो वहाँ पे मिजेंट्री वगैरह पड़ी होती है, ये एब्डोमिनल वो पड़े होते हैं, क्या कहते हैं, स्मॉल बाउल पड़ी होती है, वो अगर वो यहाँ से प्रोट्रूड कर जाए तो इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइटल हर्निया।
कार्डिया प्लस गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन प्लस फंडस और स्मॉल बाउल या कोई और कंटेंट, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स हाइएटल हर्निया। अच्छा, ये तो हो गई इटियोलॉजी जिस पे हमने बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ कर लिया है, ठीक है। आप लोगों को ड्रॉ करके मैंने समझा दिया, ये आप लोगों को ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए ताकि आप लोगों के जहन में रहे। उसके बाद हम लोग ना पैथोफिजियोलॉजी के अंदर पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी एक तो पहली चीज़ है लेक्सिटी आ जाती है, ठीक है। क्यों आती है? एडवांस एज की वजह से। वही चीज़ें जो मैंने पहले बता दी हुई हैं आपको, एडवांस एज की वजह से। एडवांस एज में क्या होता है कि ये जो डायाफ्राम प्लस इसोफेगस को जो लिगामेंट ज्वाइन करता है ना, आपस में जोड़ता है, उसको कहते हैं फ्रेनो इसोफेजियल लिगामेंट। देखिए, फ्रेनो जहाँ पे वर्ड यूज़ होगा ना, इसका मतलब होगा कि ये हम लोग डायफ्राम से मुतल्लिक बात कर रहे हैं। फ्रेनो इसोफेजियल लिगामेंट, इन दोनों को जो जोड़ता है वो लिगामेंट वीक हो चुका है, उस वजह से ये पेशेंट प्रेजेंट करते हैं लैक्सिटी के साथ। अब स्मोकिंग कैसे करती है कॉज? वैसे मैंने ये खा ली थी ना बात, इसीलिए खाई थी कि मैं आगे आप लोगों को बता सकूं। स्मोकिंग से क्या होता है, इलास्टिन फाइबर्स डायाफ्राम के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, DI लॉस हो जाते हैं, ठीक है। इलास्टिन फाइबर्स लॉस हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से डायाफ्राम के अंदर। जो डायाफ्रैगमेटिक क्रूरा है ना, उसके अंदर जो इलास्टिन फाइबर है वो वीक हो जाते, लॉस हो जाते हैं, इस वजह से स्मोकिंग कॉज करती है। अच्छा, ओबेसिटी अब कैसे कॉज करती है? ओबेसिटी में क्या होता है, फैट डिपॉजिट होती है, डिपोजिशन ऑफ फैट इन एंड अराउंड दी क्रूरा। ये सारे क्रूरा शुरूरा आप लोगों ने पढ़े हुए हैं सेकेंड ईयर के अंदर। ये करेगा क्या, हाइएटस को वाइडन कर देगा। तीन ही चीज़ें थी, तीनों चीज़ें कैसे कॉज करती हैं, एडवांस्ड एज, स्मोकिंग और ओबेसिटी, जो मैंने पीछे लिखा है, ये तीनों कैसे कॉज करती हैं वो आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। अब तीसरी चीज़ थी कि इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है वो कम हो जाए या इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो जाए। तो ये भी, ये दोनों कॉजेज़ अगर हो जाएं तो इसमें भी पेशेंट हाइएटल हर्निया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, पेशेंट को हाइएटल हर्निया हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है क्लिनिकल फीचर्स हो ये पेशेंट प्रेजेंट्स, ठीक है। ये ब्लैक से देखते हैं हम लोग क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाए, पेशेंट प्रेजेंट करे कैसे करेगा। अच्छा, टाइप 1 का पेशेंट है ना, स्लाइडिंग हर्निया का, वो तो गर्ड के सिम्टम्स के साथ आएगा, रीगर्जिटेशन, हार्ट बर्न, ठीक है। टाइप 2 का पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं, टाइप 2 हर्निया का जो पेशेंट है वो, जिसमें फंडस हर्निएट कर जाता है ऊपर को। पैरा इसोफेजियल, जिसे मैंने यहाँ पे शायद डिस्कस नहीं किया, टाइप 2 होता है पैरा इसोफेजियल हाइएटल हर्निया, शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया, टाइप 2 को कहते हैं पैरा इसोफेजियल। ये पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? ये पेशेंट प्रेजेंट करेगा, इसमें आपको पता है कि फंडस ही ऊपर चला गया, एपिगैस्ट्रिक और सबस्टर्नल पेन। उसके साथ क्या आएगा, उसका पेट जल्दी भर जाएगा। थोड़ा सा खाना खाया, पहले 3 रोटियां खाता था, अब उसने 1.5 खाई है तो उसका पेट भर गया। और उसके साथ सिम्टम्स ऑफ कर्ड,
पीछे वाली वीडियो देख लें गर्ड वाली, अगर आप लोगों को गर्ड के सिम्टम्स नहीं पड़ता। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के अंदर भी सेम सिम्टम्स ही होंगे। अब डायग्नोज कैसे करना है? सबसे पहले डायग्नोज करने के लिए हमने ये एक तो इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, ठीक है, इंसिडेंटल फाइंडिंग इसके साथ देखते हैं डायग्नोसिस। अच्छा जी, इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, ठीक है, चेस्ट या एब्डोमेन की एग्जामिन करवाने आया है पेशेंट, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई इसको हर्निया है, तो पेशेंट यूजली एसिम्टोमेटिक ही होता है इसका। लेकिन जब पता चल गया है तो अब हमने कंफर्म कैसे करना है? कंफर्मेटरी स्टडीज़, क्या गैस कर सकते हैं आप लोग? पहले एक्सरे करवाएंगे, चले एक्सरे करवा लेते हैं। बेरियम स्वालो करवाएंगे पेशेंट को और फिर उसका एक्सरे लेंगे, ठीक है। ये साइज़ एंड टाइप, कौन सा साइज़, कितने साइज़ की हर्निया है और किस टाइप की है, ये हमें बेरियम स्टडी से पता चलेगा। दूसरी चीज़ क्या करेंगे? एंडोस्कोपी, और जिससे बहुत ज़्यादा आता है वो कह दे गैस्ट्रोस्कोपी या इसोफेगो गैस्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये साइज़ और टाइप दोनों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसे। इससे और क्या पता चलेगा? गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन जो है, ये एक्सपर्ट्स ये डायग्नोस ये एवेलुएट कर लेते हैं कि गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन जो है ना, ये कहाँ पे लोकेट कर रहा है। इसकी लोकेशन को लोकेट करने के लिए एंडोस्कोपी कर ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता चलूँ, यहाँ पे होता है स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन, ठीक है, ट्रांजिशन होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की कोलमनर एपिथेलियम के अंदर। तो ये जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन को एंडोस्कोपी में देख लेते हैं और पता चल जाता है कि यहाँ पे जनाब जी गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ याद रखने वाली है ना, वो है एक्सरे के अंदर क्या फाइंडिंग्स आएंगी हमें। एक्सरे के अंदर हार्ट के पीछे हाँ, मैं क्या डिस्कस कर रहा था, एक्सरे के अंदर हमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी? रेट्रोकार्डिक सॉफ्ट टिश्यू ओपेसिटी, ठीक है, जिसके अंदर एयर हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है, ये मिलेगा एक्सरे के ऊपर। अच्छा, अब चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ये सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने ट्रीटमेंट क्या करना है इसका। ट्रीटमेंट, अच्छा, टाइप 1 है, स्लाइडिंग हर्निया है, पेशेंट स्लाइडिंग हाइटल हर्निया के साथ एसिम्टोमेटिक है, यानी कि इंसिडेंटल फाइंडिंग है, कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं है, नो ट्रीटमेंट नीडेड, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे हम लोग। अगर तो सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं पेशेंट को, सिम्टोमेटिक है पेशेंट, ठीक है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उसे? गर्ड के सिम्टम्स आ रहे हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स आ रहा है, उसके लिए हम पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे, यानी कि गर्ड का ट्रीटमेंट देंगे, फिर उसके बाद सर्जरी करेंगे हम लोग, सर्जिकल रिपेयर। इसके अंदर दो प्रोसीजर्स होते हैं, एक तो होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोसीजर, ठीक है, ट्रीटमेंट, ये हमने रिफ्लक्स को ट्रीट करना है, गर्ड का जो रिफ्लक्स हो रहा है ना, उसको ट्रीट करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा ट्रांस ओरल
ट्रांस ओरल क्या था, इंसिजन लेस, नहीं एक मिनट, हाँ इंसिजन लेस, ट्रांस ओरल इंसिजन लेस फंडोप्लाइकेशन, ये इसके सर्जिकल एंटी रिफ्लक्स ट्रीटमेंट हैं जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को फ़ेल कर देता है, मतलब कि अगर ये फ़ेल हो जाता है तो हम सर्जिकल रिपेयर करेंगे एंटी रिफ्लक्स सर्जरीज़ के साथ। एंटी रिफ्लक्स सर्जरीज़ कौन सी हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट हो सकता है या ट्रांसओरल इंसिजन लेस फंडोप्लाइकेशन कर सकते हैं हम लोग। अगर पेशेंट को गर्ड के सिम्टम्स आ रहे हैं और ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, उसके अलावा उससे पीपीआईज भी टॉलरेट नहीं हो रहे और उसकी मैनेजमेंट नहीं हो रही, तो उसके लिए हम लोग पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस फॉर्म होना शुरू हो गई हैं, लाइक ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, स्ट्रिक्चर्स बनना शुरू हो गई हैं, अल्सर्स बनना शुरू हो गए हैं उसकी वजह से, तो हम पेशेंट को एंटी रिफ्लक्स सर्जरी एडवाइस करेंगे। ठीक है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि पेशेंट को कहना है लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, और क्या देना है, पीपीआईज कितनी देर के लिए गर्ड में देते हैं, 8 वीक्स के लिए। अच्छा, अब सर्जिकल थेरेपी के अंदर आ जाते हैं कि कौन कौन सी सर्जिकल टेक्निक्स हैं, जो मैंने ऊपर बता दी हैं वो तो एंटी रिफ्लक्स सर्जरीज है ना। इसके लिए क्या क्या करेंगे, सर्जिकल टेक्निक्स, फंडोप्लाइकेशन, अभी मैं आपको बताता हूँ फंडोप्लाइकेशन क्या होती है, और दूसरी चीज़ है ये अब लेप्रोस्कोपी ही करते हैं, लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन, और दूसरी चीज़ है हाइएटोप्लास्टी। अच्छा, फंडोप्लाइकेशन क्या होती है, ये वो सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर गैस्ट्रिक फंडस को रैप कर देते हैं लोअर इसोफेगस है ना, उसके अराउंड। ठीक है, गैस्ट्रिक फंडस, ये फंडस आया है, ठीक है, इसको हम ये देखते हैं अभी कैसे करेंगे। ये फंडस आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, इसको हम इसके अराउंड रैप कर देंगे, यानी कि यहाँ पे तो नहीं हो रहा, इसके अराउंड रैप कर दिया। अब इस तरह प्रेजेंट करेगा ये फंडस हो गया, ठीक है, ये गैस्ट्रिक हो गया, यहाँ से डायाफ्राम निकल आया, ठीक है, और ये लोअर कर्वेचर हो गया। ये ऐसे हम लोग इसे ट्रीट करेंगे। एक कफ बना देते हैं यहाँ पे, एक कफ, ठीक है ना। इससे होता क्या है, इससे ये जो लोअर इसोफेगस है ना वो नैरो हो जाती है, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। फंडोप्लाइकेशन यही होती है, ठीक है, इसको रैप कर देते हैं इसके अराउंड, और लोअर इसोफेगस जो है ना वो नैरो हो जाती है। उसके बाद हाइएटोप्लास्टी है, इसमें क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट करते हैं, रीइंफोर्समेंट ऑफ इसोफेगस हाइएटस, किस चीज़ के साथ, सूचर्स के साथ या मैश के साथ। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखिएगा, अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं तो सर्जरी कर देनी है आपने। सिम्टमेटिक पेशेंट है, ठीक है, तो सर्जरी कर देनी है आपने। अब लास्ट टॉपिक है हमारा, इसी लास्ट ऑब्जेक्टिव है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, पहली कॉम्प्लिकेशन तो यही है कि वो जो गर्ड वाली कॉम्प्लिकेशन है वही होंगी। अब गर्ड की क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, बैरेट इसोफेगस, ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस, ये पिछली वीडियो का स्टफ़ मैं यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है, और उसके अलावा क्या हो सकता है, इसोफेजियल, बैरेट इसोफेजियस है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, ये इसोफेजियल कार्सिनोमा की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रिक्चर्स फॉर्मेशन हो सकती है,
चीज़ें भूल जाती हैं मुझे भी। हाँ, शेड्स की रिंग्स बन जाते हैं, ठीक है, रिंग्स फॉर्मेशन हो जाती है। एस्पायरेशन नमूनिया हो सकता है, ठीक है। ये सारी प्रीवियस वाली चीज़ें हैं, इस वजह से वीडियोस लंबी हो जाती है। मैं कहता हूँ कि चलें आप लोग दोबारा रिवाइज़ कर लें, ठीक है। एस्पायरेशन निमोनिया आगे क्या करेगा, एस्थमा कॉज कर सकता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशंस हम और क्या रीड कर रहे थे, हाँ, आगे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। एक तो कॉम्प्लिकेशन है गर्ड वाली, दूसरी क्या कॉम्प्लिकेशन है, जो सेकंड टाइप, थर्ड टाइप या फोर्थ टाइप है ना, वो अपर जीआई ब्लीड के साथ प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। और गैस्ट्रिक अल्सर्स फॉर्म हो सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशंस हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ टाइप की, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक परफोरेशन हो सकती है। और इसके अलावा क्या, वोल्वुलस। अच्छा, वोल्वुलस एक नई टर्म है आपके लिए। इसमें क्या होता है, ट्विस्टिंग हो जाती है 180 डिग्री के अंदर एक अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। ये रेयर कंडीशन होती है। ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है जो आप लोगों ने याद रखनी है। गर्ड की कॉम्प्लिकेशंस, उसके अलावा अपर जीआई ब्लीड, गैस्ट्रिक अल्सर्स, परफोरेशन और वॉल्वुलस। ये था हमारा टॉपिक हाइएटल हर्निया। 4 टाइप्स का होता है, आप लोगों ने 2 मेन याद रखनी है, स्लाइडिंग एंड पैराइसोफेजियल हाइएटल हर्निया। थर्ड है मिक्स्ड, फोर्थ है कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट के अंदर क्या होता है, कार्डिया डायफ्राम से ऊपर आ जाता है। डायफ्राम कहाँ पे होता है, एट द लेवल ऑफ T10, थोरेसिक वर्टिब्रा 10 लेवल पे होता है, ठीक है, उससे ऊपर चला जाता है। और जो सेकंड टाइप है पैराइसोफेजियल, उसके अंदर फंडस जो होता है वो थोरैक्स में आ जाता है, ठीक है, हर्निएट कर जाता है। उसमें गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन अपनी ही जगह पे लगता है बिलो द डायाफ्राम। थर्ड टाइप के अंदर क्या होता है, मिक्स टाइप होती है। इसमें कार्डिया, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन और फंडस तीनों चीज़ें ऊपर चली जाती हैं, ठीक है, डायाफ्राम नीचे आ जाता है। टाइप 4 के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर टाइप 1, टाइप 2 प्लस कोई स्मॉल बबल आ जाती है, या कोई और स्ट्रक्चर ऊपर आ सकता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, स्ट्रैंगुलेशन हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, और क्या हमने करना है, सबसे पहले करने हैं बेरियम स्वेलो। बेरियम स्वेलो से हमें साइज एंड टाइप पता चल जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, एंडोस्कोपी करनी है, गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन को लोकेट करना है। जेड लाइंस, जी लाइंस होती हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अगर कोई पूछे जी लाइंस के बारे में, तो ये जी लाइंस जो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया होती हैं ना, वो जी लाइन से 2 सेंटीमीटर अबव होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ड्रा नहीं करना आ रहा, ये याद रखें। स्लाइडिंग जो है गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, अच्छा, अब गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन की लोकेशन कैसे डिटरमाइन करनी है, एंडोस्कोपी के अंदर, ठीक है। स्क्वेमोकोलम्नर जंक्शन होता है, जेड लाइन वहाँ पे होती हैं, ठीक है, जी लाइंस, जिसे जी लाइंस कहते हैं। यूजिंग जी लाइन हम लोग, अच्छा, जी बैंड्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता चलो। यहाँ पे मुझे ये मेरे जहन में आ गया है, जी बैंड क्या होता है। जी बैंड ये होता है कि जो एक सार्कोमेयर है ना, उसको दूसरे सार्कोमेयर से जो डिवाइड करता है, जो लाइन सेपरेट करती है, उसको कहते हैं जी बैंड। समझ आ गई। अब यहाँ पे स्क्वेमोकोलम्नर जंक्शन पे हमें पता गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन कैसे पता चलेगा, जी लाइन की मदद से, क्योंकि एक सार्कोमेयर दूसरे को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो जो होंगी ना स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, वो जी लाइन से 2 सेंटीमीटर अबव होंगी, मोर देन 2 सेंटीमीटर अबव, ठीक है। डायाफ्राम हाइटस से 2 सेंटीमीटर अबव होंगी। और जो दूसरी हैं पैराइसोफेजियल हाइटल हर्निया, ये कहाँ पे होंगी, इनके अंदर जो जी लाइन है ना, वो उसी जगह पे होगी, क्योंकि इसके अंदर ना कार्डिया इन्वॉल्व होता है और ना ही कार्डियक नोच भी वहीं पे होती है, और सिर्फ फंडस ऊपर को जाता है, ठीक है। इसके अंदर जी लाइन डिस्प्लेस नहीं होंगी, अनडिस्प्लेस्ड, ठीक है। उसके अलावा जो गैस्ट्रिक फंडस है ना, वो हर्निएट करेगा। ये हमारा टॉपिक, ये चीज़ मुझे कन्फ्यूजन थी, लेकिन अब मुझे भी क्लियर हो गई है, गैस्ट्रिक फंडस हर्निएट्स।
जी लाइन आप लोगों को समझ आ गई है, दो सार्कोमेर्स को जो डिवाइड करता है गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन पे। ये था हमारा टॉपिक जो हम लोगों ने कर लिया है। कॉम्प्लिकेशंस भी हमने कर ली हैं सारी। सर्जरी कब करनी है, कौन सी करनी है, फंडोप्लाइकेशन करनी है, लेप्रोस्कोपी करनी है, हाइड्रोप्लास्टी करनी है, ठीक है, ये चीज़ें करनी है। एंटी रिफ्लक्स सर्जरी करनी है गर्ड के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या ट्रांसओरल इंसीजनलेस फंडोप्लाइकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई, मेरा नीचे मैंने अपनी जीमेल मेंशन कर दिया, आप लोग वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।